चलिए आज हम लोग क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर है आपका सेकंड, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़े थे भौगोलिक खोज और उसके परिणाम को देखे थे। चलिए आगे हैं हम लोग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। तो विश्व इतिहास में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यूरोपीय देशों द्वारा 15वीं सदी तक नए नए समुद्र मार्गों की खोज किया गया। उसमें भारत का खोज हुआ, अमेरिका का खोज हुआ और नए नए व्यापारिक मार्ग को विकसित किया गया। क्यों विकसित किया गया? कि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से, कि इसके माध्यम से हम व्यापार और पूंजी के मदद से हम क्या करेंगे, यूरोपीय जितने भी देश हैं उनको समृद्ध बनाएंगे अर्थव्यवस्था के मामले में। ठीक है। इसी दौरान 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया। लेकिन अमेरिका की खोज तो किया बट इसका नामकरण नहीं किया और उसको अच्छे तरीके से नहीं किया। तो भारत की खोज में निकला था बट इसने अमेरिका की खोज कर दी, बट इसको ये पता नहीं था कि ये अमेरिका है और यहाँ के लोगों को रेड इंडियन नाम भी दिया था। इसके बाद पुनः अमेरिको वेस्पुची ने अमेरिका गया और उस पूरे बृहद खंड को, जो बड़े महाद्वीप है, उसको पूरी अच्छी तरह से विस्तार से खोजा और वहाँ की जो भी आबादी थी, जो भी वहाँ के संसाधन थे, उनका अध्ययन किया और उसकी जानकारी यूरोपीय देशों में फैलाया, जिससे यूरोपीय देशों के मन में ये लालसा होने लगी कि हमें भी अमेरिका से व्यापार करना चाहिए और वे लोग भी अमेरिका आने लगे। लेकिन व्यापार तो ठीक था बट आगे चल के इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया अमेरिका में और विश्व के अन्य देशों में। और उपनिवेश कहने का मतलब होता है कि आप ही के संसाधनों का प्रयोग करता है, आप ही का शोषण करता है और फिर आप ही पर शासन भी करता है, ये उपनिवेश होता है। देखे थे लगभग उसी समय यूरोप में नए राजनीतिक विचारों का उद्भव हो रहा था। लोगों के मन में नए नए विचार आ रहे थे, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध होने लगा था क्योंकि निरंकुश सत्ता काफी दयनीय, बहुत स्थिति खराब होती थी, उसमें लोगों की समानता की बात होने लगी थी। बंधुत्व जैसे विचारों का उद्भव लोगों के मन में हो चुका था और ये खासकर प्रबुद्ध वर्ग, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उनमें ऐसा हुआ था। इंग्लैंड से अमेरिकी उपनिवेश, इंग्लैंड से जो था अमेरिकी उपनिवेश की दूरी काफी अधिक थी। बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता था, एक छोर पे इंग्लैंड बसता था तो दूसरे छोर पे अमेरिका था और इसी के कारण इनमें भिन्नता थी। यहाँ के लोग कुछ चाहते थे कि हम अमेरिका पर अपना उपनिवेश स्थापित रखें और वहाँ शासन करें, लेकिन वहाँ के जो लोग इंग्लैंड थे तो इंग्लैंड वासी ही, अमेरिका में जो भी लोग बसे हुए थे वो तो थे इंग्लैंड के ही, बट वो चाहते थे कि हम इनसे छुटकारा पालें और अपना खुद का शासन स्थापित कर लें। वैचारिक भिन्नता भी थी और आगे चलकर धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम की स्थिति उत्पन्न हो गई। आर्थिक व्यवस्था भी काफी इसमें सहायक रहा है। चलिए आगे देखते हैं, इसके कुछ कारण हैं। इसके पहला कारण है उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। उपनिवेश जैसे कि अमेरिका इसका उपनिवेश था और वहां जो थी राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव था। लोग इंग्लैंड के गुलाम थे तो इंग्लैंड के ही लोग, बट अपने ही शासक के गुलाम बन चुके थे और वो लोग चाहते थे कि जिस तरह इंग्लैंड के लोगों को प्रजातंत्र प्राप्त है उसी प्रकार हमको भी प्रजातंत्र प्राप्त हो और हम भी स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सके। तो यह भी इस तरह से वहां मांग उठने लगा और यह एक संग्राम का रूप ले लिया। आगे देखिए, उपनिवेशवासियों को शासन के योग नहीं माना जाता था। जो इंग्लैंड के शासक थे, ब्रिटिश सरकार थी, वो इंग्लैंड वासी अमेरिका में रहते थे उनको शासन के योग नहीं मानती थी। वो उनका ये सोचना था कि हम ही शासक हैं और वे लोग जो है उनको शासक के योग नहीं माना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट कारण, अगले कारण में आते हैं, भौगोलिक दूरी। जैसा कि अभी हमने देखा था इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में काफी दूरी थी। बीच में अटलांटिक महासागर था, एक छोर पे आपका इंग्लैंड था और दूसरे छोर पर अमेरिका था। इसीलिए इंग्लैंड अपने उपनिवेश यानी जो अमेरिका था उस पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया था और मतलब कहने का मतलब अच्छी तरह से कुछ भी घटनाएं घटती थी तो आसानी से वो पहुंच नहीं पाता था, उसको काफी टाइम लगता था। आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दूसरा कारण था धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। दोनों की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद था, दोनों अलग अलग चीज़ों को मानते थे। ब्रिटिश लोग एंग्लिकन यानी चर्च में विश्वास रखते थे, चर्च के आदेशों का पालन करते थे। लेकिन अमेरिका के लोग जो थे वो प्यूरिटन को मानते थे। प्यूरिटन मतलब स्वतंत्रता
धर्म का उस पर हावी नहीं होना, कहने का मतलब कि धर्म का गुलाम बन के नहीं रहना, और इनका जो धर्म था वो मानव उदार का था और लोग कल्याण करने वाला था। दूसरी बात, प्रोटेस्टेंट वो थे जो चर्च की बातों को नहीं मानते थे और चर्च का विरोध करते थे, और नए धर्म की स्थापना हुई थी प्रोटेस्टेंट धर्म। ये प्रोटेस्टेंट और प्यूरिटनो दोनों धर्म ने इंग्लैंड को छोड़ दिया और अमेरिका में शरण ले लिया। तब ये काफी दोनों धर्म इनके मजबूत हो गए और इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे। आगे आते हैं, ब्रिटिश समाज जो था वो सामंतवादी और कुलीन व्यवस्था पर विश्वास रखती थी। वो सामंत चाहती थी कि हमेशा सामंती व्यवस्था कायम रहे और कुलीन व्यवस्था कायम रहे। कुलीन कहने का मतलब कि वंशज, हम अभी सामंत हैं, हमारा आने वाला जो सामंत बनेगा हमारा ही कोई पुत्र बनेगा, इस तरह की व्यवस्था पर लोग विश्वास रखते थे। लेकिन अमेरिका के लोग, समाज जो था उनका समता मूलक था। समता कहने का मतलब सभी को समान अधिकार, वो चाहते थे कि सभी को समान अधिकार मिले, तो वे इस व्यवस्था पर थे। और प्रजातांत्रिक मतलब प्रजा का शासन, ऐसा शासन जैसे प्रजा ही सरकार हो, प्रजा ही शासन हो, और प्रजा तो खुद प्रजा है ही, और इस पर वो आधारित थी, जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को एक मजबूत आधार प्रदान किया, क्योंकि अमेरिका के लोग एकजुट हो चुके थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने को तैयार थे, इसलिए वो काफी मजबूत हो चुके थे। आगे है आपका सप्तवर्षीय युद्ध। यह सप्तवर्षीय युद्ध काफी प्रमुख कारण बना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। यह युद्ध 60 वर्षों तक चला, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक चला, और यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था तो ब्रिटिश सरकार की काफी सेना बर्बाद हो चुकी थी और काफी व्यस्त भी थी इधर। तब तक इन अमेरिकों को एक संगठन बनाने का अवसर मिला और इन्होंने इनका भरपूर फायदा भी उठाया। देखिए, युद्ध से पूर्व तक इनका जो अमेरिका का संबंध था इंग्लैंड के साथ वो काफी घनिष्ठ था, क्योंकि वो कनाडा में उनके जो लोग थे वो फ्रांसीसियों का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि यूरोप के शुरू से यूरोपवासी दूसरे को उपनिवेश बनाया करते थे। तो कनाडा भी एक उपनिवेश था किनका, फ्रांसीसियों का, और कनाडा में अमेरिका के लोग जो थे उनको बचा नहीं पाते थे, इसलिए वो इंग्लैंड का घनिष्ठ संबंध बना के रखते थे। लेकिन जब फ्रांस की पराजय होती है तो अमेरिका लोग अब फ्रांसीसियों से डरना बंद हो जाता है। अब उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य बन जाता है कि इसका इंग्लैंड के खिलाफ करना और इंग्लैंड को सत्ता से बेदखल करना और उसकी अपनी सत्ता स्थापित करना। इसी युद्ध में या इसी संग्राम में पोलार्ड ने भी एक बात कहा है कि फ्रांस की पराजय ने ही स्वतंत्रता संग्राम को और भड़काया और उसको और मजबूत आधार प्रदान किया था। चलिए, आपका 5वां कारण है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। ये आर्थिक नीति जो था इसका महत्वपूर्ण कारण बना। क्यों? क्योंकि उपनिवेशियों का कहना था, उनका यह मानना था कि जो उनके उपनिवेश हैं उनका आर्थिक शोषण और उनके संसाधनों का दोहन, उनका मातृ देश का अधिकार, यानी जिसने उस देश पर उपनिवेश स्थापित किया है उसका अधिकार है उनके संसाधनों का दोहन करना और अपने उपनिवेश का शोषण करना। ठीक है। लेकिन हाँ, उन्मुक्त व्यापार की अवधारणा, ब्रिटेन उन्मुक्त व्यापार चाहता था कि खुला व्यापार हो, लेकिन अमेरिका के लोग ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका दोहन होता था, उनका शोषण होता था, और अमेरिका के लोग इंग्लैंड को अपने व्यापार में हस्तक्षेप करने देना नहीं चाहते थे, इसलिए यह भी एक विद्रोह का कारण बना था। इसी समय आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इंग्लैंड में मध्यम वर्ग का उदय होने लगा। जो मध्यम वर्ग जो थे उनका उदय होने लगा और कुलीन वर्ग का अंत होने लगा, जिसे अमेरिका के लोगों में एक और आत्मविश्वास जागा कि अब कुलीन वर्ग समाप्त हो रहा है, हमारा शासन धीरे धीरे उनका उपनिवेश खत्म होगा, और वे मजबूत होते चले गए और इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार कमजोर होते चली गई। ये एक प्रमुख कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। आगे देखते हैं आपत्तिजनक कर। तो ब्रिटिश सरकार ने बहुत टैक्स लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि सप्तवर्षीय युद्ध में काफी क्षति हो चुकी थी, और उसी क्षति की पूर्ति करने के लिए उन्होंने बहुत सारे कर लगाए, जिसमें आपका एक स्टाम्प एक्ट है जो 1765 में आया था। इस स्टाम्प एक्ट के द्वारा किसी भी
सरकारी अदालती कागज हो या फिर अखबारी कागज हो, इस पर 20 शिलिंग का टैक्स लगाया जाता था। यानी कहने का मतलब आप कोई भी सामान लेंगे सरकारी अदालती कागज या अखबारी कागज, उस पर आपको 20 शिलिंग का टैक्स देना ही होगा। तो ये एक प्रमुख कानून भी बना था। उसके बाद 1767 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया गया था। उपभोक्ता वस्तुएं जरूरत की चीजें, जैसे हम आप लोग जो भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं उस पर भी भारी टैक्स लगाया गया, जो भी एक विद्रोह का काफी मजबूत कारण बना था। फिर आपने सैमुअल एडम्स का एक नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो हम कर नहीं देंगे। ये एक प्रकार का नारा सैमुअल एडम्स ने दिया था, जो स्वतंत्रता संग्राम में एक जान डालने का काम किया था। और वहां के लोगों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्री नामक संस्थान की स्थापना किया। यानी कहने का मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम को और तेजी लाने के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए संस्थानों की स्थापना होने लगी। और इसमें कुछ संस्थान थे, स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री। आगे देखते हैं लेखक तथा प्रचारकों की भूमिका। तो स्वतंत्रता संग्राम में लेखक और प्रचारकों की काफी भूमिका रही है। क्यों? क्योंकि सरकार का विद्रोह करना, सरकार की आलोचना करना, आम आदमी तो आलोचना कर पाता है, लेकिन उनके लोग पूरे विश्व में उसको फैलाने का काम लेखक और प्रचारक ही करते हैं। लेखक उस चीजों को अपने पुस्तक में लिखते हैं और प्रचारक उसका प्रचार करके पूरे दुनिया में पहुंचाते हैं। तो उसी क्रम में 1776 में थॉमस पेन नामक लेखक हैं, जिन्होंने एक लघु पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम था कॉमन सेंस पत्रिका। और इसमें सरकार की काफी आलोचना की गई थी और सरकार की नीतियों को दिखाया गया था कि सरकार की कैसी गंदी नीति है, इस प्रकार की नीतियों को दिखाया गया था। जेफरसन द्वारा उपनिवेशवासियों के विद्रोह करने का समर्थन। उपनिवेशवासी यानी कहने का मतलब अमेरिका के लोग जो विद्रोह कर रहे थे, उसमें उसका जेफरसन का भी समर्थन मिला था। तो इसमें भी काफी मजबूती आई थी। उसके बाद देखिएगा 8वां कारण है जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। जब इंग्लैंड की सत्ता पर जॉर्ज तृतीय पदासन होता है, यानी उस पर पद पे बैठता है, तो उसकी नीति काफी निरंकुश होती है। और अमेरिका के प्रति तो काफी उनकी निरंकुश नीति, काफी खराब नीति अपनाता है। उसको और ज्यादा शोषण वहां के लोगों करता है, वहां के संसाधनों का और दोहन करता है और उन पर और जुर्म ढाता है। फिर से आपका जॉर्ज तृतीय का अनुत्तरदायी रवैया। जैसे जॉर्ज तृतीय कोई भी ऐसा काम करता था और उसका परिणाम अगर गलत आता था तो अपने अधिकारियों या किसी को भी उसका उत्तर नहीं देता था, क्या ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो इससे क्या हो गया कि उनके अधिकारियों और सैनिकों में उसके प्रति विरोध का भाव उत्पन्न हो गया। ठीक है। और जो अमेरिका में संकट उत्पन्न हुआ था, उसको अगर जो शांतिपूर्ण समाधान चाहता था, उसकी संभावनाओं को खत्म हो गया। अब कहने का मतलब यही कि अगर चाहता तो वो उसको समाप्त कर सकता था, लेकिन उन्होंने उसका जो अनुत्तरदायी रवैया था, जिससे कारण वो संभव नहीं हो पाया। चलिए 9वां और अंतिम कारण है, ये तत्कालिक कारण है, वो बोस्टन चाय पार्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए 1773 में चाय कार्पोरेशन के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको भारत से अमेरिका चाय भेजने का एकाधिकार प्राप्त हुआ। एकाधिकार कहने का मतलब यही एक ऐसी संस्थान थी या कंपनी थी जो अमेरिका में डायरेक्टली सीधे रूप से चाय भेज सकती थी। और इसका उपनिवेशों ने काफी विरोध किया था। जब यह बोस्टन की चाय पार्टी में जब चाय का जहाज बोस्टन पहुंचता है, तो वहां के नागरिकों द्वारा, जो रेड इंडियन थे अमेरिकी लोग, उनके द्वारा चाय की सारी पेटियों को क्या किया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है। तो इससे ब्रिटिश सरकार को काफी नुकसान होता है। उसके बाद 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेश देश, जो 13 उपनिवेश देश थे, उनका एक सम्मेलन होता है उनके प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में। और बड़ा सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इसमें ब्रिटिश कानून का काफी घोर विरोध किया जाता है। ब्रिटिश के जितने भी कानून थे उनके व्यापार का विरोध किया जाता है। और 18 अप्रैल 1775 को, सब जस्ट एक साल बाद, एक साल भी नहीं है, कम ही है, कुछ महीने बाद, ब्रिटिश सेना और उपनिवेशों के बीच लेक्सिंगटन में एक पहला संघर्ष हो जाता है। पहला एक तरह का छोटा मोटा युद्ध कहिए, वो हो जाता है। उसके बाद 4 जुलाई 1776 में दूसरा महादेशीय सम्मेलन वही फिलाडेल्फिया शहर में दोबारा बुलाई जाती है। ठीक है। और इसमें जेफरसन के द्वारा
स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी किया जाता है। जेफरसन ने क्या किया, अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र जारी करता है। और जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिकी उपनिवेश के लिए एक सेनापति, जो अमेरिकी उपनिवेश था, अमेरिका के लिए सेनापति का नियुक्त करता है, किसके लिए, ब्रिटिश सरकार का विरोध में लड़ने के लिए। आगे देखिए, फिर से 3 फरवरी 1783 में पेरिस की संधि होती है और इस पेरिस की संधि के साथ अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो जाता है और 1787 ईस्वी में संविधान निर्माण किया जाता है, संविधान को बनाया जाता है और संविधान को 1789 में लागू कर दिया जाता है। और इस संविधान के लागू होने के बाद जस्ट कुछ दिन में जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या क्या परिणाम हुए उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।